हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 के सफल होने की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक आपको पढ़ाया था वो हिंदी पढ़ाई थी। हिंदी में जो 6 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए थे वो हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से थे आपके? तत्सम, तद्भव, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और देशज विदेशज शब्द, विशेष विशेषण। ये हमारे 6 टॉपिक थे जो आरो एआरओ या मतलब व्याकरण की दृष्टि से जो जिसमें पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, अब हमारी हिंदी की एक हम प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें आप लोग सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप देखते रहिएगा। कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, 30 लगभग 30 पड़े हुए हैं, और बना देंगे तो आप उसको सेलेक्ट करके देख लेंगे, ठीक, और शेयर भी कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम अपनी एक नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, नई दिशा की ओर चलते हैं। उसमें शून्य से आपको फर्श तक ले जाएंगे, शून्य से अर्श तक ले जाएंगे उसमें। और अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था। अब किसी भी देश के लिए पॉलिटी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अब हम बात करेंगे जो संविधान है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, एक पुस्तक की ज़रूरत होती है जिसमें उस देश को चलाने के लिए सारे नियम कानून उसमें होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी से पूरे देश क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अगर कोई भी उसमें गलती या समय समय पर कुछ होता है तो उसमें संशोधन करके उसको सही किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संविधान। और संविधान में सबसे पहले आते प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका। तो प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है? तो दोस्तों, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उसमें प्रस्तावना के लिए या संविधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। उसी प्रस्ताव को उद्देशिका के नाम से जाना गया, या उसी को बाद में प्रस्तावना के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों से आपका परिचय कराएंगे जो परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है इन शब्दों में आपको पता है, सब पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपने प्रस्तावना की अगर बात करते हैं या उद्देशिका की बात करते हैं तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है, ये भारत के लोग का मतलब है कि इस जो शक्ति का स्रोत है वो हम भारत के लोगों से है, हम भारत के लोगों से है। तो प्रस्तावना में आपको 2 शब्द मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक अमेरिका मिलेगा, एक ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई तो आपका पहला आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई तो वो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। अब इसी प्रकार आप देखते हैं कि अब प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग आ जाएंगे। स्रोत को ही शक्ति कहते हैं। हम भारत के लोगों से भारत को शक्ति मिलती है। और इसमें इसका स्वरूप क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है या प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, क्या क्या इसमें उल्लेखित किया गया है और उद्देश्य क्या है इसके, और उद्देश्य क्या है। तो पहला है हमारा संविधान के स्रोत, और स्रोत में आएगा हम भारत के लोग। क्या आएंगे? हम भारत के लोग आएंगे, ठीक है। हम भारत के लोगों से ही क्या बनता है? संविधान का निर्माण होता है, ठीक। अब देखिए स्वरूप में क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि सभी स्तर के, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, जो कुछ भी है इसमें सब चीज़ को सम्मिलित किया गया है। जैसे अगर पहला हम आपको बात बताते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें शब्द आता है। तो जो भारत है एक प्रभुत्व संपन्न देश है। आप प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभुत्व संपन्न देश वो होता है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं होता है। जब हम लोग आज़ाद हुए उससे पहले हम लोग प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, हम लोग क्या थे? औपनिवेशिक थे। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि हम स्वयं अपना निर्णय ना लेकर हम दूसरे के निर्णयों को पालन करते हैं या दूसरे के निर्णय को हम लागू करते हैं। क्लियर।
तो ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरा आता है समाजवादी। अब समाजवादी एक आपको बात बताते हैं, यूरोप की बात बताते हैं। सब वहाँ पे मजदूर और धनी वर्ग के बीच थोड़ा संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर भेदभाव हो रहा था, तो वहीं से ये शब्द समाजवादी शब्द लिया गया है। तो हमारे यहाँ समाजवादी का मतलब है चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी उसका हो, उसके साथ समान रूप से क्या होगा, न्याय मिलेगा उसे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ये सब न्याय मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो समाजवादी शब्द अगर पूछा जाता है तो कहाँ से प्रेरित है, यूरोप की, कहाँ से, यूरोप से। ठीक, अब तीसरा आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या इसे धर्म निरपेक्ष कह लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा अभी आगे और विस्तार से बताएंगे, थोड़ा आप समझ लीजिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, किसी भी धर्म के साथ वो भेदभाव नहीं करेगा। जैसे अगर कोई पढ़ाने की बात है, जैसे मदरसों में हुआ या विद्यालयों में हुआ, तो जिस प्रकार से वो अनुदान मदरसों को देगा उसी हिसाब से विद्यालयों को भी मिलेगा। तो इसमें सरकार किसी की भी साथ भेदभाव नहीं करती है। आपको ये पंथ निरपेक्ष समझ में आएगा। अब लोकतंत्रात्मक समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्रात्मक मतलब है यहाँ पे क्या है कि जैसे एक लोकतंत्रात्मक होता है, एक राज्य या गणतंत्रात्मक होता है। तो लोकतंत्रात्मक में क्या होता है कि जनता द्वारा कोई जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है वही उस देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठता है। ठीक, तो इसमें लोकतंत्र में क्लियर हुआ नहीं। तो हम कह सकते हैं अगर राजतंत्र जहाँ पे होता है तो वहाँ राजा का बेटा ही क्या बनेगा, वारिस बनेगा या राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये लोकतंत्र में बताया गया है, लोकतंत्र में। और भारत का जो लोकतंत्र है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक, फिर अब बात करते हैं गणराज्य या गणतंत्र की। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब है कि उस देश में जनता द्वारा वहाँ के राजा को नहीं चुना जाता है, वहाँ के देश के सर्वोच्च पद पे उसको नहीं बिठाया जाता है। वहाँ पे जो पहले से चला आ रहा है, अगर राजा मर जाता है तो उसकी संतान, उसका उत्तराधिकारी उस पर बैठेगा, उसकी गद्दी पर बैठेगा, चाहे उसे गणराज्य कहिए या गणतंत्र कह दीजिए। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया स्वरूप, संविधान के स्रोत आप समझ गए, स्वरूप समझ गए। अब उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है, उसमें सभी को सम्मिलित किया गया है कि मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, चाहे वो आप निर्धन हो चाहे धनी वर्ग का हो। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, अब उसमें हम बात आपसे करते हैं कि जब न्याय मिलेगा तो न्याय मिलने के बाद किसी को ये ना लगे। ठीक है, एक यहाँ पे एक शब्द आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हैं ये रूस की क्रांति हुई थी 1917 से। रूस की क्रांति 1917 से ग्रहण किए गए। ठीक, रूसी क्रांति से। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए रूसी क्रांति 1917 से। ठीक, तो न्याय कितने प्रकार के हैं हमारे यहाँ? वो प्रस्तावना में 3 प्रकार के। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कभी कभी क्या करता है जो एग्जामिनर होता है वो ये पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कि न्याय कितने प्रकार से है, कितने प्रकार का न्याय? तो 3 प्रकार आप बताएंगे। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर टफ एग्जाम बनाएगा तो आपकी ये पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है ये किस देश से संबंधित है, किस क्रांति से? तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, उससे संबंधित है। क्लियर? अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो संविधान या प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। बोलने की स्वतंत्रता है और घूमने या बसने की स्वतंत्रता है और किसी की सहायता करना या वाक स्वतंत्रता या अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, जो भी स्वतंत्रता 5 या 6 प्रकार की हैं वो सब स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके संबंध में क्या है, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म के बारे में गलत बोलता है तो उससे क्या है, या कि वो व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, भारत में पूरे कहीं भी भ्रमण कर सकता है। ये सब स्वतंत्रताएँ हैं, आपको विस्तार से आगे बताएंगे। ठीक, अब व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, अब समता की बात करते हैं। समता का मतलब है कि चाहे वो समता या समानता का अधिकार,
समता या समानता का अधिकार आगे आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन समता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करना, ठीक, समता या समानता का। अब तीसरी बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा। अब चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उसके साथ व्यक्ति की गरिमा होती है, अपने व्यक्ति की गरिमा होती है, तो उसकी व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है प्रस्तावना में। अगला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया। भाईचारे से सभी लोग आपस में रहेंगे, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे और राष्ट्र मजबूत अग्रसर हो, आगे बढ़े, मजबूती प्रदान करे और आगे बढ़े, ठीक। अब उसके आगे बात करें बंधुता। बंधुता का मतलब है प्रस्तावना में ये बताया गया कि सभी लोग, किसी भी धर्म जाति विशेष वर्ग समुदाय के लोग हैं, तो सभी लोग वो क्या करेंगे, तो बंधुता के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, कुछ और शब्द हैं हमारे। अब इसमें ये देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने, ये तो हम बता चुके हैं आपको कि 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो उसी को प्रस्तावना कहा गया है। उन्होंने किया तो उद्देश्य प्रस्ताव था, लेकिन उसको बाद में प्रस्तावना नाम दे दिया गया। फिर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने आपको बता दिया कि अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है, जो उसमें लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्लियर, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। अब हम भारत के लोग, आपको बता दिया था शक्ति का स्रोत है, ठीक। फिर आगे 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, उसे अंगीकृत अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक। अब बात करते हैं बेरूवाड़ी संघवाद। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या बताया, उसके उपलक्ष्य में हम बात करते हैं। बेरूवाड़ी संघवाद था 1960 में आया था बेरूवाड़ी संघ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एक प्रस्ताव किया था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। तो इन्होंने पहले कहा कि बेरूवाड़ी संघ 1960 में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ठीक। अब अगली बात करते हैं केशवानंद भारती 1973 संघवाद, ठीक। केशवानंद भारती संघवाद 1973, इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया था। इसमें निर्णय माना गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसके मूल ढांचे में या इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते, ठीक। तो फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, केशवानंद भारती में बताया गया था प्रस्तावना जो संविधान का अंग है और संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, ठीक। अब इसी के बाद 1976 में एक संशोधन हुआ था, और वो पहले संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से, आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, कब, 42वां 1976, और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक। अब बात करते हैं आपके आगे, N.K. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। परिचय पत्र किसने कहा है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। क्लियर। दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है कि जो प्रस्तावना है ये दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और अगर इसमें देख लीजिए कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमें आपको यही बताना था कि आज हमने जो नया टॉपिक शुरू किया है, प्रस्तावना के बारे में बताया। अब हम आपको विस्तार से पॉलिटी या राज्य व्यवस्था को हम पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन एक भी बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।